already you have seen how to calculate the shear force at a section, or we just knew that how we can define the shear force at a section, right? तो हम लोग इनडिटर्मिनेट बीम के लिए अभी नहीं देख रहे, तो डिटर्मिनेट बीम के लिए क्या देख रहे थे कि कैसे इसको एनालाइज किया जाए। दैट मीन्स उसका मेंबर फोर्सेस रिएक्शंस कैसे निकाला जाएगा। तो बीम में क्या देखा कि बीम एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें जो भी फोर्सेस आएगा वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब दे आर शेयर इन नेचर। तो जैसे कि शेयर फोर्स एट ए सेक्शन क्या देखा था कि इट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एक्सटर्नल लोड्स एंड द रिएक्शन ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेक्शन। वैसे ही अभी देखो बीम में अगर तुम्हारा ट्रांसवर्स लोड्स आ रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे पी लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक ट्रांसवर्स लोड है। या फिर जो आर ए आर बी है ये भी ट्रांसवर्स लोड्स ही है, मतलब शेयर इन नेचर, क्योंकि दे आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन और परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। नाउ ये जो ट्रांसवर्स लोड बीम में आ रहा है इसके कारण बीम में क्या होगा, बीम में एक मोमेंट जनरेट होगा, और वो मोमेंट कौन सा एक्सिस के अबाउट होगा, दैट विल बी अबाउट द जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखोगे एक्स वाई एंड जेड, तो जितना भी देखो यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस आ रहा है या फिर जितना भी फोर्सेस आ रहा है यहाँ पे, उसके कारण फोर्सेस और रिएक्शन के कारण हम लोगों का जो मोमेंट यहाँ पे मिलेगा दैट इज अबाउट द जेड एक्सिस। आइदर इट कैन बी क्लॉकवाइज मोमेंट और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बट ऑल द मोमेंट्स जो भी आ रहा है वो अबाउट जेड एक्सिस आएगा। यहाँ पे मान लो कि पॉइंट लोड दिया है, पॉइंट लोड के साथ में भी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कुछ भी रह सकता है, बट उनके वजह से जो मोमेंट आएगा दैट विल बी द बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। ओके, नाउ मोमेंट का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और जहां पे तुम लोग लेना चाहते हो मोमेंट को। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बीम के ऊपर मेरा बहुत सारा फोर्सेस रिएक्शंस आ सकता है। मे बी यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया, मे बी यहाँ पे और एक फोर्स आ सकता है, मे बी यहाँ पे और एक फोर्स आ सकता है, से P1 से P2। सो क्या होगा, इन सारे फोर्सेस के लिए बेंडिंग जो बीम का सेक्शन है, बीम का हर एक सेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा। नाउ हमें अगर बीम का किसी भी एक सेक्शन में मोमेंट को निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना हो रहा है उस सेक्शन में, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन, इसका हम लोग डेफिनेशन सेम एज शियर फोर्स एट ए सेक्शन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन इज डिफाइंड एज द is defined as the algebraic sum of all moments। ना बताओ बीम में मोमेंट्स किस किस के कारण आ सकता है। मोमेंट आ सकता है एक्सटर्नल लोड के कारण, मोमेंट आ सकता है, और मोमेंट आ सकता है तुम्हारा जो रिएक्शन फोर्सेस है उसके कारण तुम्हारा मोमेंट आ सकता है। सो सम ऑफ ऑल मोमेंट्स किसके कारण आएगा, ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एंड रिएक्शंस। ऑल फोर्सेस लिख सकते हो एक्टिंग एंड रिएक्शंस। अगर रिएक्शंस को तुम लोग अगर फोर्स के टर्म में लिखोगे, फोर्स एज ए फोर्स कंसीडर करोगे, तो ऑल फोर्सेस लिख सकते हो इंक्लूडिंग रिएक्शंस आइदर वन साइड ऑफ द सेक्शन। साइड ऑफ द सेक्शन। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं वाया एल्जेब्रिक सम ऑफ all the moment which are coming from the external loads and reaction at the either side of the section। तो इस चीज को चलो समझते हैं इन डिटेल की कैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसी वाला प्रॉब्लम को जो हम लोग जिस प्रॉब्लम के ऊपर कर रहे थे उसी प्रॉब्लम को लेते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें एक पॉइंट लोड आ रहा है। ओके, से एक पॉइंट लोड आ रहा है, बीच में पॉइंट लोड आ रहा है पी। इसका जो टोटल लेंथ है दैट टोटल लेंथ इज एल एंड द पी लोड इज एक्टिंग एट द सेंटर L/2। सो नाम दे दो ए बी सी। ओके, सो यहाँ पे हम लोग पहले निकाल चुके थे कि आर ए, यहाँ पे रिएक्शन आएगा, ए पॉइंट पे रिएक्शन आएगा आर ए,
इस पॉइंट पे रिएक्शन आएगा आर बी। सो आर ए और आर बी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकालना सीखे थे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 और समेशन ऑफ मोमेंट किसी भी एक पॉइंट पे, ए पॉइंट पे लेंगे हम लोग, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो आर ए का वैल्यू निकला था p/2, p/2। कैसे निकला वो हम लोग देखेंगे डिटेल, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये सारा चीज क्लियर होता जाएगा। बट अभी बेसिक के लिए कि बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन जिसका डेफिनेशन लिखा, उस चीज को समझने के लिए। सो मान लो कि ये मेरा अरेंजमेंट है बीम के लिए, दिया हुआ है कि रिएक्शन फोर्सेस इतना है, लोड यहाँ पे आ रहा है। नाउ से हम लोगों को से कहीं पे भी एक सेक्शन ले लो, यहाँ पे मान लो कि मैंने एक सेक्शन लिया है एक्स एक्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ए। नाउ इस एक सेक्शन पे हमें मोमेंट चाहिए। सो से इस चीज को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे तुम लोगों का आ रहा है आर ए हुज वैल्यू इज इक्वल्स टू p/2। यहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन लिया है। सो इसका जो डिस्टेंस है द डिस्टेंस इज एल से एक्स, एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने सेक्शन लिया है इस साइड के लिए। नाउ इस साइड को भी ड्रॉ कर लो। इस साइड में क्या आ रहा है, इस साइड में आ रहा है तुम्हारा यहाँ पे एक फोर्स P और यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स RB। RB का वैल्यू है P/2। तो ये एक्स डिस्टेंस हो गया, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इस साइड से, मेरा टोटल था L, यहाँ से मैंने इस सेक्शन को लिया एक्स डिस्टेंस पे। सो L माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। और ये जो लोड एक्ट कर रहा है उसका भी डिस्टेंस हमें पता है कितना है, L/2 पे। नाउ हम लोग अगर मोमेंट एट एक्स एक्स लिखेंगे फ्रॉम, मान लो कि हम लोग इस साइड से लिखेंगे, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, आइदर वन साइड ऑफ द सेक्शन। ओके, सो हम लोग दोनों साइड से करके देखेंगे। सो मान लो कि हम लोग इस साइड से करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सो मोमेंट mx फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। तो mx इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन में देखो फोर्स कौन सा काम कर रहा है, सेफ रिएक्शन फोर्स। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, और ए क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग जब लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट का डायरेक्शन क्या लिया था, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज का नेगेटिव, अपवर्ड फोर्स का पॉजिटिव, डाउनवर्ड का नेगेटिव। और जब हम लोग राइट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे थे तो इसका उल्टा, क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, आर ए इंटू एक्स, क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है दैट्स वाई पॉजिटिव। तो आर ए का वैल्यू है कितना, p/2 इंटू एक्स। अभी अगर p न्यूटन में होगा और x मीटर में होगा तो न्यूटन मीटर, किलो न्यूटन में होगा तो किलो न्यूटन मीटर। वो उसी हिसाब से तुम्हारा जो यूनिट होगा वो बिठा देना। तो यहाँ पे मैं एक यूनिट लिख देता हूँ किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि p फोर्स किलो न्यूटन में है और मैं जो डिस्टेंसेस लिया हूँ वो मीटर में है। ठीक, अभी अगर हम लोग, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, एक क्लॉकवाइज मोमेंट मिला पॉजिटिव इस सेक्शन में, mx का वैल्यू आया px/2। नाउ अभी अगर हम लोग इसी चीज को फ्रॉम राइट हैंड साइड एनालाइज करके देखेंगे तो हम लोगों का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के हिसाब से आइदर साइड ऑफ द सेक्शन को ही लेंगे तो हमें सेम अमाउंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट उस सेक्शन में मिलेगा। तो देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी अगर हम लोग mx को निकालेंगे तो ये दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से निकाले, अभी हम लोग राइट हैंड साइड से निकालेंगे। सो mx फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो mx, अभी देखो राइट हैंड साइड से कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, RB एक्ट कर रहा है, यहाँ पे RB एक्ट कर रहा है जो कि L-x डिस्टेंस पे है, और P फोर्स एक्ट कर रहा है जिसका डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा P से x तक, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल है L-x, और यहाँ से इतना डिस्टेंस है L/2। तो उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तुम लोग, L-x माइनस L/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, L-x माइनस L/2। चलो अभी mx उस साइड से निकालते हैं। तो पहला जो रिएक्शन है ए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। तो हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अभी हम लोग राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेना होगा। सो पॉजिटिव ऑफ RB इंटू डिस्टेंस कितना है
एल माइनस एक्स, ठीक, एक वैल्यू मिला मुझे। दूसरा पी फोर्स है, पी फोर्स कौन सा डायरेक्शन में घुमा रहा है, अबाउट द एक्स एक्स सेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, राइट। सो हम लोग राइट हैंड साइड से एनालाइज कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना होगा। सो पी इंटू डिस्टेंसेस कितना है, एल माइनस एक्स माइनस एल बाई टू। ना इस चीज को सिंप्लीफाई करो। सो आर बी इक्वल्स टू हमें कितना पता है, पी बाई टू। सो पी एल बाई टू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, माइनस पी एक्स बाई टू, माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा फिर हमें, पी एल और पी एल बाई टू। सो यहाँ पे एल रहेगा, मतलब पी एल बाई टू हम लोग लिख सकते हैं, माइनस और माइनस एक्स की जगह पे प्लस हो जाएगा पी एक्स। सो पी एल बाई टू कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना रहा, पी एक्स बाई टू पॉजिटिव। सो इस डायरेक्शन से कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव मोमेंट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से दिखाना होगा। सो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सो सेक्शन का इस साइड में हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एम एक्स, जिसका वैल्यू सेम होगा, देखो इसके लिए जितना वैल्यू आया था पी एक्स बाई टू, इसके लिए भी उतना ही वैल्यू आया था। तो हम लोगों ने जो डेफिनेशन लिखा कि बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट इज द algebraic sum of all moments coming from the external forces and reactions on the either side of the section। तो तुम्हें सेम ही वैल्यू मिलेगा, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ द डायरेक्शंस, कि तुम लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज कर रहा है कि राइट हैंड साइड से एनालाइज कर रहा है, ठीक। अभी ये तो समझे कि शेयर फोर्स एट ए सेक्शन क्या था, बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम भी समझे थे कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसा है। नाउ अगर हम लोग बोलेंगे कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किसको बोल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसी को हम लोग बीएमडी लिखते हैं। सो अभी देखो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या देखा हमने, एक ही लोड के लिए लिया था और इस सेक्शन में एक सेक्शन में हमें पी एक्स बाई टू मिला। अगर मैं सेक्शन को इधर कर देता, कहीं और एक सेक्शन लेता, इस साइड में लेता, तो मुझे कोई और लोड जो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है, अलग बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिलता। अगर सी पॉइंट पे लेता तो अलग बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू मिलता। तो क्या हो रहा है, थ्रू आउट द लेंथ, लोड के रेस्पेक्ट में थ्रू आउट द लेंथ जो बीम का बेंडिंग मोमेंट है वो वेरी कर रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है, वो डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो अलोंग द लेंथ इसी वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट को शो करता है या रिफ्लेक्ट करता है, उसी डायग्राम को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो अगर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो उस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि कौन सा सेक्शन में कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो रहा है, कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो रहा है। सो ये ऑल दोज इंफॉर्मेशन वी कैन इजीली गेट फ्रॉम द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम is the diagram which shows the variation of bending moment along the length, along the length, okay। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, इसी चीज को हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो, जैसे कि हम लोग पॉजिटिव शेयर फोर्सेस को बेस लाइन के ऊपर लेते हैं, तो कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें एक बेस लाइन चाहिए जिसके ऊपर या नीचे डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है, दैट इज द बेस लाइन। सो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट को, जो भी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा वो हम लोग बेस साइड, जो बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर एबव प्लॉट करते हैं, आर प्लॉटेड above the baseline, and negative bending moments are plotted below the baseline, baseline। तो अगर कोई भी पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिलेगा तो हम लोग बेसलाइन के ऊपर इस साइड में प्लॉट करेंगे, और
नेगेटिव मिला तो नीचे के साइड में प्लॉट करेंगे। जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हर एक बीम के लिए, हर टाइप ऑफ लोड के लिए निकालेंगे, तब ये चीज और क्लियर होता जाएगा। तो अभी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है और क्यों चाहिए, ये चीज क्लियर हुआ कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देख के हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि किसी एक बीम में से मे भी उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ लोडिंग आ रहा है, बट उसके कारण कौन सा सेक्शन में कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे जीरो हो रहा है। क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हम जब डिजाइन करेंगे तब ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। जिस सेक्शन में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, उसी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के अगेंस्ट में हमें डिजाइन करना होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो उसमें हम लोगों को स्पेशल केयर करना होगा कि टेंशन और कंप्रेशन जोन चेंज हो रहा है, तो डबल रेनफोर्स बीम जैसे डिजाइन करना है। तो हमें बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट एट ए सेक्शन, इन सारा वैल्यूज को हमें चाहिए। शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, ये हम लोग समझे। अभी देखो, डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें कुछ और चीजें चाहिए कि लोड के अगेंस्ट में इन डायग्राम्स का नेचर क्या होगा, इन डायग्राम्स का नेचर क्या होगा, कि वो स्ट्रेट लाइन होगा, कि पैराबोलिक होगा, कि तुम्हारा इंक्लाइन लाइन होगा, कि क्यूबिक पैराबोला होगा, कि मान लो कि हम लोगों के पास ऐसा बहुत सारा लोड दिया हुआ है, इससे मान लो इसके अंदर और भी लोड दिया हुआ है। अभी हम लोग तो एक एक सेक्शन को लेके, एक एक मिलीमीटर या 1 मीटर करके सेक्शन को लेके करेंगे तो बहुत टाइम लेंदी हो जाएगा। सो इफ वी नो द नेचर, और नेचर कहाँ से मिलेगा, नेचर मिलेगा कि वहां से जो शेयर फोर्स इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन कौन सा डायग्राम का नेचर को शो कर रहा है, या बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन मिलेगा वो कौन सा डायग्राम का नेचर को शो कर रहा है, वहां से हम लोगों को नेचर ऑफ कार मिलेगा। तो पहले हम लोग नेचर ऑफ कार को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके बाद जब हम लोग ईच एंड एवरी बीम को हर एक लोड के लिए डिजाइन करेंगे या फिर एनालाइज करेंगे, सॉरी एनालाइज करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, तब पता चलेगा कि क्यों हम लोगों ने ए लाइंस को ऐसे डायग्रामिक फॉर्म में लिया था। ठीक है, तो पहले एक टेबुलर फॉर्म में लिख लो कि लोड के अगेंस्ट में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखता कैसा है या फिर नेचर कैसा होगा। तो 3 कॉलम बनाओ, पहले लोड, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो पहले हम लोग 3 काइंड ऑफ लोड को लेके काम कर रहे थे। पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड। तो पहले पॉइंट लोड को लेते हैं। पॉइंट लोड, अगर कोई भी पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड के रेस्पेक्ट में जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा, नेचर ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, और नेचर ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन क्यों होगा, क्योंकि जब शेयर फोर्स का वैल्यूज निकालेंगे कोई भी सेक्शन लेके, तब जो इक्वेशन वो देगा वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा। वो हम जब लोग इसको एनालाइज करेंगे सारा फोर्सेस के लिए, हम लोग बीम को देखेंगे कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसे निकालते हैं, तब जाके इक्वेशन भी दिखा देंगे कि क्यों मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिया। ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है इंक्लाइंड, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन मिलेगा पॉइंट लोड के लिए, वो एक इंक्लाइंड लाइन का इक्वेशन को शो करेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स या फिर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी समथिंग। सो हमें इंक्लाइंड लाइन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख रख के रखो स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड लाइन। नाउ पॉइंट लोड हो गया। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यूडीएल। तो यूडीएल अगर रहेगा, तो यूडीएल के लिए जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो इंक्लाइंड लाइन होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक होगा। क्योंकि जब हम लोग यूडीएल को लेके कैलकुलेट करेंगे, तो जब शेयर फोर्स निकालेंगे तो शेयर फोर्स का इक्वेशन एक इंक्लाइंड लाइन का इक्वेशन देगा, y इक्वल्स टू एम एक्स या फिर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, लाइक दैट। और जो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, x के साथ डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोलिक इक्वेशन मिलेगा। सो इंक्लाइंड पैराबोलिक। जब हम लोग इसको निकालेंगे इस टाइप ऑफ बीम के लिए, तब ये इक्वेशन भी दिखा देंगे। फिलहाल के लिख के देखो, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड, जो लोड वैरी हो रहा है यूनिफॉर्मली, से इसके लिए होगा, शेयर फोर्स डायग्राम होता है पैराबोलिक, और बीएमडी डायग्राम होता है
क्यूबिक पैराबोलिक, क्यूबिक पैराबोलिक, या फिर बोल सकते हो 2 डिग्री पैराबोला और 3 डिग्री पैराबोला, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन आएगा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर टाइप इक्वेशन आएगा, इसमें y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब टाइप इक्वेशन आएगा। सो जब हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इन नेचर्स को अगर याद रखेंगे तो आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज हमें हर एक सेक्शन को देखना होगा कि वैल्यूज कितना है, देन हमें ग्राफ को प्लॉट करना होगा। सो दैट विल बी ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इसीलिए नेचर को याद रखो। और नेचर कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन से आ रहा है, इक्वेशन हम लोग दिखाएंगे अभी। सो ये नेचर्स है कि लोड के अगेंस्ट में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जो है, उस डायग्राम का नेचर क्या होगा। पॉइंट लोड के लिए शेयर फोर्स डायग्राम स्ट्रेट लाइन, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इंक्लाइन लाइन। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पॉइंट लोड लिया है, तो इस लोड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग मान लो कि इसी 3 लोड के रिस्पेक्ट में इन तीनों डायग्राम को ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, सो से पॉइंट लोड के लिए लिया था एक, तो इस पॉइंट लोड के लिए जो मेरा शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। सो मान लो कि यहाँ पे आर ए और आरबी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुके थे, P/2, P/2। तो इसके लिए जो लाइन होगा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम का, पहले शेयर फोर्स डायग्राम को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आर ए ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव है, अपवर्ड। स्ट्रेट लाइन देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने लिया, ये स्ट्रेट लाइन क्या है कि इन बिटवीन कोई लोड नहीं है। और यहाँ पे देखो y इक्वल्स टू एक्स, एक ही स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन, देन ए डाउनवर्ड जाएगा, देन अगेन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इस चीज को चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ऐसे नहीं बोलते, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट लोड को देखे ही कैसे हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको हटाओ, से हम लोगों ने उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। से यहाँ पे पी लोड आ रहा है एट ए डिस्टेंस L/2। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, और ये जो टोटल लेंथ है दैट इज L। नाउ हमें इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। से कैलकुलेट द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। स्टेप बाय स्टेप देखो इस बीम को हम लोग एनालाइज कैसे करते हैं। तो जहाँ पे ड्रॉ करना वहाँ पे बीम को ऐसे ही छोड़ देना एक साइड में, उसके नीचे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, बाकी साइड में कैलकुलेशंस करना, ठीक है। तो ये क्या है, डिटर्मिनेट बीम है, राइट। सो डिटर्मिनेट बीम के लिए पहले यहाँ पे रिएक्शन दे दो, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा आर ए, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा आर बी। नाउ डिटर्मिनेट बीम है तो हम लोगों के पास स्टैटिक इक्वेशन को ही काम में यूज कर सकते हैं। तो पहले देखो इसका अगर शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है तो पहले हमें आर ए और आर बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन ओनली हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप शुड बी फाइंडिंग आउट द रिएक्शंस, फर्स्ट स्टेप शुड बी फाइंडिंग आउट द रिएक्शंस। ओके, नाउ सो स्टेप 1 लिखो, स्टेप वाइज करो। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस लिखना, कैलकुलेशंस में पहले स्टेप 1, स्टेप 1 को तुम लोग कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस बोल सकते हो। रिएक्शन, तो हम लोग रिएक्शंस को निकालेंगे कैसे, हम लोगों के पास बस जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स अवेलेबल है उसी से निकाल सकते हैं। तो पहला इक्वेशन यहाँ पे देखो, समेशन ऑफ एफ एक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। तो पहला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग ऑलवेज क्या करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एनालाइज करते जाएंगे। और लेफ्ट टू राइट के लिए साइन कन्वेंशन क्या था, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी माइनस पी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोगों को एक इक्वेशन मिला कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू पी, एक नंबर इक्वेशन। नाउ देखो यहाँ पे दो अननोन है तो एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा,
तो हम लोगों के पास दूसरा इक्वेशन अवेलेबल है, मोमेंट का इक्वेशन। सो क्या लेंगे, टेकिंग द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए इक्वल्स टू 0। सो क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ एम ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, पूरा लिखना होगा, क्योंकि मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूं, क्योंकि वी आर एनालाइजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो ए पॉइंट पे मोमेंट कितना आ रहा है, सारा रिएक्शन और फोर्सेस के कारण। सो ए पॉइंट पे मोमेंट आएगा ड्यू टू आर बी एंड ड्यू टू पी। सो पहले देखो ड्यू टू आर बी। सो आर बी पहले देखो कि कौन सा डायरेक्शन में घुमा रहा है। सो आर बी ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट ए। सो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए रोटेट करवा रहा है, देन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस आर बी इंटू डिस्टेंस है एल। नाउ और एक फोर्स है पी फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू ए। सो पी इंटू एल बाई टू इज इक्वल्स टू 0। नाउ यहां से देखो आरबी का वैल्यू मिल गया, आरबी इज इक्वल्स टू पी बाई टू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आरबी एट इक्वेशन 1। सो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, आर ए भी मिल गया पी बाई टू। सो रिएक्शन फोर्सेस को हमने फाइंड आउट कर लिया कि आर ए और आरबी का जो वैल्यू है वो पी बाई टू होगा। नाउ सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गया कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा, दूसरे पेज में मैं लिख रहा हूं, सेकंड स्टेप होगा स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स कैलकुलेशन। पहले शेयर फोर्स को अगर कैलकुलेट करेंगे तभी जाके हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। हालांकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फिर भी। तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। आर ए आर बी, आर ए इक्वल्स टू हम लोगों को मिला पी बाई टू, आर बी इक्वल्स टू मिला पी बाई टू। नाउ यहाँ पे पी फोर्स है, द डिस्टेंस इज एल बाई टू, टोटल डिस्टेंस इज एल। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन बताओ, शेयर फोर्स एट ए कितना होगा, शेयर फोर्स एट ए, ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना होगा, जो रिएक्शन फोर्स है वही शेयर फोर्स है। ओके, सो इज इक्वल्स टू आर ए इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं पी बाई टू, ए पॉइंट पे, जस्ट ए पॉइंट पे। ओके, पी बाई टू ऊपर की तरफ उठा दिया। नाउ इन बिटवीन ए एंड सी नाम दे दो ए बी सी। नाउ देखो इन बिटवीन ए एंड सी देयर इज नो शेयर फोर्स, राइट, नो एडिशनल फोर्सेस एक्टिंग। सो कोई भी अदर फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है, तो शेयर फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट रह जाएगा। सो यहाँ पे लिखो कि शेयर फोर्स इन बिटवीन ए एंड सी ए एंड सी सेम रहेगा पी बाई टू, बिकॉज देर इज नो अदर लोड इज एक्टिंग। नाउ सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, शेयर फोर्स एट सी पॉइंट पे क्या हो रहा है देखो। सो यहाँ पे पॉजिटिव पी बाई टू था, सी पॉइंट के ठीक आगे तक पॉजिटिव पी बाई टू था। नाउ सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, ओ जो शेयर फोर्स है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव पी बाई टू टू नेगेटिव पी बाई टू, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, पी बाई टू माइनस पी इज इक्वल्स टू तुम्हें मिलेगा माइनस पी बाई टू, मतलब जस्ट राइट साइड ऑफ द पी तुम्हें नेगेटिव साइड में मिलेगा। तो पी पॉइंट पे जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे क्या हो रहा है कि मेरा जो शेयर फोर्स है वो पॉजिटिव पी बाई टू टू नेगेटिव पी बाई टू चेंज हो रहा है। नाउ इन बिटवीन सी एंड बी शेयर फोर्स का कोई चेंज नहीं है, इन बिटवीन सी एंड बी, सो कांस्टेंट रहेगा कितना, माइनस पी बाई टू। नाउ जब बी पॉइंट पे पहुंचेगा, जस्ट बी पॉइंट पे, बी पॉइंट के पहुंचने से पहले तक माइनस पी बाई टू था। नाउ एट पॉइंट बी, क्लोज डायग्राम चाहिए हमें एट पॉइंट बी, जस्ट पॉइंट बी पे जहां पे तुम्हारा रिएक्शन एक्ट कर रहा है, तो वहां पे कितना हो जाएगा, माइनस पी बाई टू प्लस पी बाई टू इज इक्वल्स टू 0 एट पॉइंट बी। बट जस्ट बिफोर पॉइंट बी तक हमें माइनस पी बाई टू मिलेगा। तो शेयर फोर्स का हमें वैल्यूज मिल चुका है। अभी अगर शेयर फोर्स डायग्राम को प्लॉट करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा, चलो इसको प्लॉट करो। सो ए पॉइंट पे कितना है, पॉजिटिव पी बाई टू, सो पॉजिटिव पी बाई टू लिखा। पॉजिटिव को क्या है, बेस लाइन के ऊपर प्लॉट करना है, पॉजिटिव पी बाई टू।
नाउ इन बिटवीन ए एंड सी कोई भी जो फोर्स है एक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। नाउ सी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे p/2 था और ऊपर से p एक्ट कर रहा है, सो ये क्या करेगा, p/2 नीचे की तरफ लेके गया, फिर से p/2 ये नीचे की तरफ लेके जाएगा। सो सी पॉइंट पे हमें टोटल p जो फोर्स था, फोर्स एक्ट कर रहा है। नाउ इन बिटवीन सी एंड बी कोई फोर्स नहीं है तो कांस्टेंट जाएगा। नाउ बी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तुम्हारा जो रिएक्शन काम कर रहा है, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा, वो शेयर फोर्स डायग्राम ऑलवेज क्लोज लूप होगा, ए पॉजिटिव साइड एंड दिस इज नेगेटिव। ऑलवेज एक क्लोज लूप बनाएगा, ठीक है। अभी देखो, अगर इस चीज को हम लोगों ने इतना सारा कैलकुलेशन करके निकाला ऐसे भी, अब पहले ठीक है सेक्शन लेके करो, उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन को और थोड़ा आसान बनाएंगे। तो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट और वी कैन ड्रॉ द शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक। सो इस बीम के लिए शेयर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है वो पता चल गया। नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये लिखो स्टेप 3 बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो इसको इस साइड में ड्रॉ करते हैं। स्टेप 3 कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। सो हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, हर एक सेक्शन पे कितना हो रहा है और उसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हम लोगों के पास जो बीम था उसमें रिएक्शन फोर्सेस आ रहा था RA इक्वल्स टू p/2, RB इक्वल्स टू p/2 एंड सेंटर पे एक लोड आ रहा था कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स P L/2 डिस्टेंस पे। ना हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना है, बेंडिंग मोमेंट हर एक सेक्शन पे निकाल के डायग्राम को प्लॉट करना है। तो पहले तुम लोग जो करोगे, सेक्शन मेथड को फॉलो करो, उसके बाद विदाउट सेक्शन कैसे किया जाएगा वो भी देखेंगे हम लोग। पहले क्या करोगे, तुम लोगों को सेक्शन लेना है। तो सेक्शन लेने का कुछ रूल है कि कहाँ पे तुम लोग सेक्शन को ले सकता है। तो सेक्शन लेने का पहला रूल, इसको नोट डाउन करके लिखो, कि सेक्शन को तुम ले सकते हो कि लोड या रिएक्शन के बाद और उसके बाद वाला लोड और रिएक्शन से पहले, ठीक है। किसी लोड और रिएक्शन के बाद और उसके नेक्स्ट वाला जो लोड या रिएक्शन है उससे पहले तक, ठीक है। तो सेक्शन को कहाँ लेंगे, किसी रिएक्शन और लोड के बाद और कोई लोड और रिएक्शन से पहले। तो देखो यहाँ पे अगर नाम दे देते हैं A B C, तो जो AC स्पैन है, AC स्पैन में RA के बाद P के पहले एक लिया। उसके बाद अगर हम लोगों को CB में लेना है तो क्या करना होगा, P के बाद और RB से पहले एक सेक्शन लेना होगा। पहले हम लोगों ने एक सेक्शन को कंसिडर किया, से एक सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A। अभी x फ्रॉम A मैंने क्यों लिया, क्योंकि आई एम एनालाइजिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से एनालाइज करेंगे तभी जाके हम लोगों का जो साइन कन्वेंशन लिए है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, उस साइन कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने एक सेक्शन लिया। तो यहाँ पे देखो हम लोगों का 3 रिएक्शन है, तो हमें मिनिमम इसको अगर एनालाइज करना है तो 2 सेक्शन लेना होगा, एक AC में एक CB में। तो पहले लिखो कि टेक ए सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम A, और इन बिटवीन AC भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। नाउ अभी बताओ कि इस सेक्शन में, एक सेक्शन में अगर मुझे मोमेंट चाहिए और हम लोग एनालाइज कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो उस सेक्शन में मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट हो जाएगा तुम्हारा RA इंटू एक्स। क्योंकि इस सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में, इस सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में देखो सिर्फ और सिर्फ RA रिएक्शन फोर्स ही एक्ट कर रहा है। तो RA इंटू एक्स, और एक कौन सा डायरेक्शन में मोमेंट को जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट को जनरेट करेगा। सो RA इंटू एक्स पॉजिटिव मोमेंट। तो इसको एक नंबर इक्वेशन दे दो। नाउ जो सेक्शन लिया है, मैंने सेक्शन लेने का रूल क्या बताया था, कि एक लोड या रिएक्शन के बाद दूसरा लोड और रिएक्शन से पहले, ओके। अभी यहाँ पे देखो सेक्शन का लिमिट क्या होगा। यहाँ पे तो मैंने सेक्शन ले लिया यहाँ से यहाँ तक कि यहाँ पे एक लोड है RA इस रिएक्शन के बाद और P रिएक्शन से पहले। तो इसका जो लिमिट होना चाहिए इस सेक्शन के लिए, जो लिमिट होगा उसका लिमिट होगा x इक्वल्स टू 0, जो रिएक्शन था इनिशियली, टू
एक्स इक्वल्स टू नेक्स्ट फोर्स किधर है, एल बाई टू पे है, एल बाई टू पे है। सो इसका जो लिमिट हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू जीरो टू एक्स इक्वल्स टू एल, इस सेक्शन जो हमने कंसिडर किया है यहाँ पे। तो अभी बताओ एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स एम ए पॉइंट पे कितना मोमेंट आएगा। एक्स इक्वल्स टू जीरो हो गया तो यहाँ पे जीरो बिठाओ, सो आर ए इंटू जीरो, दैट मीन्स जीरो। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ऑब्वियसली सपोर्ट पे जीरो ही आएगा। नाउ अगर हमें सी पॉइंट पे मोमेंट चाहिए तो सी पॉइंट किधर है, एट एक्स इक्वल्स टू एल बाई टू, दैट मीन्स मोमेंट एट सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो मोमेंट एट सी कितना मिलेगा हम लोगों को, सी पॉइंट पे अगर मोमेंट चाहिए तो यहाँ पे तुम्हें कुछ देखने का जरूरत नहीं, इक्वेशन है, इक्वेशन पे एल बाई टू पुट कर दो। सो आर ए इंटू एल बाई टू, पहले इक्वेशन से लेके करो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे विदाउट इक्वेशन भी कर सकते हैं फिजिकली। सो आर ए का वैल्यू है पी बाई टू इंटू एल बाई टू, सो दैट कम्स एज पी एल बाई फोर। तो जीरो पे मिल गया, सी पे मिल गया। अभी हमें सी बी स्पैन के लिए भी चेक करना है कि कितना मोमेंट आ रहा है। तो सी बी स्पैन के लिए अगर चेक करना है तो नेक्स्ट जो हम लोग सेक्शन लेंगे वो किधर लेंगे, पी लोड के बाद बी लोड के पहले। तो यहाँ पे समवेयर यार एक सेक्शन ले लो, से एक्स डैश एक्स डैश एट ए डिस्टेंस से यहाँ से एक्स डैश पे फ्रॉम ए, और एक सेक्शन ले लिया। क्या यहाँ पे तीन लोड है, दो स्पैन है, तो हमें इसको एनालाइज करने के लिए एटलीस्ट हमें दो सेक्शन को लेंगे, तो उस दो सेक्शन से ही कंप्लीट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे। तो दूसरा सेक्शन के लिए लेते हैं, चलो कि टेक ए सेक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ पे सेक्शन लिया, पी लोड के बाद, यहाँ पे जो पी लोड था उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक सेक्शन को कंसिडर किया है। तो ए था, बी, सी, से एक्स डैश एट ए डिस्टेंस एक्स डैश, और ए पी फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है, एल बाई टू पे। अभी बताओ कि एम, और हम लोग कहाँ से एनालाइज कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। सो एम एक्स डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर ए एक रिएक्शन के कारण मोमेंट जनरेट होगा और पी के कारण एक मोमेंट जनरेट होगा। तो पहले आर ए के कारण देख लो, आर ए क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। सो आर ए इंटू एक्स डैश, पहले लिख दिया आर ए के लिए, आर ए इंटू एक्स डैश। उसके बाद जो पी फोर्स है, देखो पी फोर्स कौन सा डायरेक्शन में इस बीम को घुमाएगा, अबाउट एक्स एक्स डैश, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो माइनस पी इंटू, अभी मुझे ये छोटा सा डिस्टेंस चाहिए, पी से लेके ये जो सेक्शन लिया है वहां तक डिस्टेंस, तो वहां तक डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, वहां तक डिस्टेंस हो जाएगा एक्स डैश, टोटल डिस्टेंस एक्स डैश है, पी एक्ट कर रहा है एल बाई टू पे, सो एक्स डैश माइनस एल बाई टू हो गया। और एक इक्वेशन मिल गया, 2 नंबर इक्वेशन। अभी ये जो सेक्शन लिया है इस सेक्शन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, इस सेक्शन के लिए लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, एक्स इक्वल्स टू एल बाई टू एक्स इक्वल्स टू एल। तो अभी अगर हमें सी पॉइंट पे चाहिए तो इसका लिमिट हो जाएगा एक्स डैश इक्वल्स टू एल बाई टू एल, ठीक, क्योंकि ये जो सेक्शन लिया है ओपी के बाद और आर बी से पहले। नाउ देखो एट एक्स डैश इक्वल्स टू एल बाई टू मतलब कितना डिस्टेंस है ये, सी पॉइंट पे। तो एम सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो मोमेंट एट सी, आर ए इक्वल्स टू कितना था, पी बाई टू इंटू एक्स डैश का वैल्यू कितना था, एल बाई टू, माइनस इधर बिठाओ पी इंटू एक्स डैश का वैल्यू कितना है, एल बाई टू, माइनस एल बाई टू। सो इधर वाला जीरो हो गया, तुम्हारे पास बचा कितना, पी एल बाई फोर। सो देखो पहला वाला सेक्शन से भी तुम्हें सी पे पी एल बाई फोर मिला, दूसरे वाले सेक्शन से भी पी से तुम्हें जो सी पॉइंट पे मोमेंट है पी एल बाई फोर मिला। दैट मीन्स तुमने जो कैलकुलेशन किया है वो ठीक है। सो सी पॉइंट पे हमें मिल गया पी एल बाई फोर। अभी बी पॉइंट पे देखना होगा, बी पॉइंट पे कितना होगा। सो बी पॉइंट मतलब एट एक्स डैश इक्वल्स टू एल, दैट मीन्स एम बी। तो मोमेंट एट बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डैश की जगह पे एल बिठाओ, तो अगर एल बिठाओगे तो कितना मिलेगा, पी बाई टू इंटू एल, 2 नंबर इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज बिठा रहे हैं, माइनस पी इंटू एल माइनस एल बाई टू।
तो देखो कितना मिल रहा है, PL/2 माइनस PL/2, तो 0। तो हमें ए पॉइंट पे मोमेंट 0 मिला, बी पॉइंट पे मोमेंट 0 मिला, बट सी पॉइंट पे मोमेंट मिला PL/4। तो अभी अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ कर सकते हैं, ए पॉइंट पे 0 मिला, बी पॉइंट पे भी 0 मिला, बट यहाँ पे है तुम्हारा PL/4। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे वो इंक्लाइंड होगा कि पैराबोलिक होगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या देखे थे हम लोग पहले जब नोट्स दिख रहे थे, तो पॉइंट लोड के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का नेचर है दैट इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो डायरेक्टली हम लोग इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन क्यों है, देखो हर एक जगह पे अगर तुम देखोगे mx इक्वल्स टू RA इंटू एक्स, मतलब क्या है, y इक्वल्स टू mx, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। दूसरा देखो यहाँ पे mx एक डबल डैश, यहाँ पे भी क्या है, y इक्वल्स टू mx, एक सी है। सो तुम्हें क्या मिल रहा है कि नेचर ऑफ कर्व शुड बी ए इंक्लाइंड लाइन, दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव BMD. So by this way, we can draw the shear force diagram and bending moment diagram of a particular determinate beams. ये हम लोग determinate beams के लिए देख रहे हैं, तो particular determinate beams। तो यहाँ पे ये क्या है, पहला वाला जो डायग्राम है that is the loading diagram, loading diagram, और इसे हम लोग लोड इंटेंसिटी डायग्राम भी बोलते हैं, स्लैश करके लिख सकता है लोड इंटेंसिटी डायग्राम। दूसरा ये जो डायग्राम मिला ये क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम। दूसरा ये तीसरा मिला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो लोड इंटेंसिटी डायग्राम से हम लोग कैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ किया वो हम लोगों ने देखे। नाउ अभी ये जो लोड इंटेंसिटी, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को अगर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम लोगों का ये जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो चीज और भी आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है उसके साथ साथ शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का क्या रिलेशन है। ओके, तो रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, इसे पहले हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लोड इंटेंसिटी, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सो ये रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों ने एक सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर किया है which is subjected to a uniformly distributed load of intensity W। so यहाँ पे लिख सकता है कि let consider a beam subjected to a uniformly distributed load of intensity W। now यहाँ पे हम लोगों ने एक एलिमेंट कंसीडर किया। so यहाँ पे हम लोगों ने x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट को हमने कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे लिखो let consider an element of length dx at a distance x from A। distance x from A। नाउ उस एलिमेंट को अलग कर लिया। ओके, अभी उस एलिमेंट पे दिख रहा है कि कौन कौन सा फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एक्ट करेगा। तो इस एलिमेंट को यहाँ से CD एलिमेंट लिया है dx लेंथ का, इस CD एलिमेंट को अलग कर दिया। तो इस CD एलिमेंट में क्या हो रहा है कि इस dx पोर्शन में W एक जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो एक्ट कर रहा है, और वो एक्ट कहाँ पे करेगा, वो एक्ट करेगा तुम्हारा जो dx है उस dx का CG पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ये जो W फोर्स dx लेंथ पे स्प्रेडेड है वो फोर्स ही इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, W इंटू dx। किधर एक्ट कर रहा है, ये बीच में एक्ट करता है, CG पे एक्ट करता है, तो dx/2 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, पहला। दूसरा, से सी पॉइंट पे लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने वी शेयर फोर्स लिया, तो से ऑब्वियसली dx डिस्टेंस वहां पे एक फोर्स है, तो उस साइड पे v प्लस dv शेयर फोर्स आ रहा है। सी पॉइंट पे वी शेयर फोर्स लिया,
एज्यूम किया और डी पोर्शन पे v प्लस डीबी, कुछ ज्यादा शेयर फोर्स आ रहा है, अभी नहीं पता हमें वैल्यूज कितना है, हमें बस रिलेशन को एस्टेब्लिश करना है। और सी पॉइंट पे एक बेंडिंग मोमेंट से, हम लोगों का बेंडिंग मोमेंट एम आ रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ दूर dx डिस्टेंस पे कुछ ज्यादा मोमेंट आएगा, सो उसके लिए लिया m प्लस dm। तो सारा फोर्सेस और मोमेंट का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, वो फ्री बॉडी डायग्राम उस एलिमेंट के लिए हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया कि उस एलिमेंट का सी साइड पे v शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, डी साइड पे v प्लस डीवी शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है, कुछ ज्यादा शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है। नाउ सी साइड पे m मोमेंट एक्ट कर रहा है, बी पोर्शन पे m प्लस dm, क्योंकि dx पोर्शन पे हम लोगों का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी w इंटेंसिटी का लोड एक्ट कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे w क्या था, w था इंटेंसिटी ऑफ लोड, लोड, ओके। सो अभी ये जो एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया, इसी एलिमेंट पे अगर हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को यूज करेंगे, समेशन ऑफ, यहाँ पे यूज करो समेशन ऑफ एफ वर्टिकल इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं। तो अभी देखो वर्टिकल फोर्सेस हम लोग इस साइड से एनालाइज कर रहे हैं, तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, सो पॉजिटिव भी एक था। दूसरा क्या एक्ट कर रहा है उसके बाद, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तुम्हारा W इंटू डी एक्स, सो नेगेटिव W इंटू डी एक्स। ये W इंटू डी एक्स फोर्स किसके कारण आ रहा है, ये जो dx एलिमेंट के ऊपर W इंटेंसिटी का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेडेड है, इसी के कारण, ठीक। उसके बाद क्या एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड साइड में और एक्ट कर रहा है तुम्हारा शेयर फोर्स V प्लस dv इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो v कैंसिल आउट हो गया, हमें मिलेगा क्या, माइनस W dx इज इक्वल्स टू dv। सो यहां से क्या मिलेगा हमें, dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस w, एक रिलेशन मिला, dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस w। नाउ टेल मी व्हाट इज सो कॉल्ड dv बाई dx, dv बाई dx क्या है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, और x क्या था, लेंथ के हिसाब से लिया था। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि the rate of change of the rate of change of shear force with respect to length, x क्या था, लेंथ के टर्म में था, लेंथ इज इक्वल टू रेस्पेक्ट टू लेंथ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, लोडिंग कोई भी एक सेक्शन पे, एट एनी सेक्शन। सो हमें यहाँ से एक इक्वेशन मिला, क्या मिला, dv अपॉन dx इज इक्वल्स टू माइनस w। अभी बस हमें इंटेंसिटी चाहिए, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस है कि प्लस है, इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी रहेगा, डायरेक्शन क्यों डायरेक्शन माइनस हुआ, क्योंकि वो जो फोर्सेस है, फोर्सेस का डायरेक्शन में भी पॉजिटिव अपवर्ड टू डाउनवर्ड आ सकता है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड आ सकता है, बट हमें इंटेंसिटी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। सो इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग के साथ एक रिलेशन मिला। इस चीज को और क्या लिख सकते हैं हम लोग कि dv बाई dx, इस चीज को क्या बोल सकते हैं हम लोग, dv बाई dx दैट इज द स्लोप ऑफ ए शेयर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन, राइट, स्लोप ऑफ ए शेयर फोर्स डायग्राम एट एनी सेक्शन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और क्या एक फाइंडिंग लिख सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट ए सेक्शन, at a section is equals to the slope of the shear force diagram at that section।
सो इस टर्म को अगर हम लोग और मोर स्पेसिफिकली लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वी एक्स किसी भी एक सेक्शन पे इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स उस सेक्शन पे इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। मतलब कोई भी एक सेक्शन पे अगर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग हमें पता है तो उस सेक्शन में हमें ये चीज हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उस सेक्शन में जो स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स होगा वो क्या होगा। मतलब अगर इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली स्लोप भी इंक्रीज करेगा। अगर इंटेंसिटी ऑफ जो तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग अगर इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स भी इंक्रीज करेगा। इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग अगर डिक्रीज करेगा तो स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे, उससे पहले बेंडिंग मोमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। ओके, सो बेंडिंग मोमेंट के साथ अगर रिलेशन चाहिए तो हम लोग मोमेंट इक्वेशन को लगाएंगे। तो कोई भी एक पॉइंट पे हम लोग मोमेंट को जो समेशन ऑफ मोमेंट है उस समेशन ऑफ मोमेंट को जीरो कर देंगे। आइदर हम लोग सी पॉइंट पे जीरो कर सकते हैं या फिर डी पॉइंट पे जीरो कर सकते हैं। तो हम लोग राइट साइड से करेंगे तो हम लोग का जो इक्वेशन है वो आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग डी पॉइंट पे, जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट पे हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल्स टू जीरो करेंगे। ठीक है, सो अगर हम लोग डी पॉइंट पे समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू जीरो कर देंगे तो क्या मिलेगा, या फिर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे, अगर सी पॉइंट पे लेना चाहो तो सी पॉइंट पे भी ले सकते हो। तुम लोगों का जिसमें आसानी होगा उस पॉइंट से भी लोगे तो मिल जाएगा। तो सी पॉइंट या डी पॉइंट कोई भी एक पॉइंट पे ले लो। तो हम लोगों का देख लेते हैं कि कौन सा पॉइंट पे लेने पे आसानी होगा। क्लॉकवाइज पॉजिटिव, सो इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे लेंगे। क्लॉकवाइज पॉजिटिव है वी डी एक्स वी प्लस डी एक्स। अच्छा, वी प्लस डी एक्स दो फॉर्मूला को, दो इक्वेशन को लेने का कोई जरूरत नहीं है, सो डी पॉइंट पे ले लो। तो समेशन ऑफ से एम डी इज इक्वल टू जीरो करेंगे। तो डी पॉइंट पे अगर जीरो किया तो हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, एम प्लस वी इंटू डी एक्स माइनस, और क्या फोर्स था यहाँ पे, डब्ल्यू इंटू डी एक्स सेंटर पे एक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू फोर्स हुआ डी एक्स बाई टू मोमेंट। ठीक, माइनस इधर एक मोमेंट है, कितना मोमेंट दिया हुआ था, एम प्लस डी एम इज इक्वल्स टू जीरो। सो किसी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव नेगेटिव लेके करो, कोई भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कोई एक डायरेक्शन को नेगेटिव लो तो ये इक्वेशन मिल जाएगा तुम लोगों को। तो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, मिलेगा एम प्लस वी डी एक्स माइनस, यहाँ पे एक हायर ऑर्डर टर्म आ जाएगा डी एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एम माइनस डी एम इज इक्वल्स टू जीरो। राइट, तो यहाँ पे एम एम कैंसिल आउट हो गया, हायर ऑर्डर टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या यहाँ पे बच जाएगा, वी डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एम। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी। तो यहाँ से हम लोगों को क्या फाइंडिंग्स मिला, फाइंडिंग से मिला कि शेयर फोर्स एट ए सेक्शन, कोई भी एक सेक्शन पे अगर हमें शेयर फोर्स का वैल्यू पता है, शेयर फोर्स लिखो यहाँ पे, शेयर फोर्स एट ए सेक्शन सेक्शन इज इक्वल टू the rate of change of bending moment with respect to x at that section, equal to the rate of change of bending moment at that section। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, dm by dx क्या है, that is the slope of the bending moment diagram, slope of the bending moment diagram, राइट। स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही होता है। से मान लो कि मैंने एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ किया, से ऐसा एक बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है। ओके, तो कोऑर्डिनेट ले लो, इस साइड में क्या डिफ्लेक्ट कर रहा है, मान लो कि ये मैंने एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया किसी भी एक चीज के लिए, तो ये लेंथ है, इस डायरेक्शन एक्स को रिफ्लेक्ट करेगा, ए तुम्हारा मोमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा। सो नाउ किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम लोग dm बाई डी एक्स लेंगे तो वो क्या डिफ्लेक्ट करेगा, वो स्लोप को डिफ्लेक्ट करेगा। इस पॉइंट पे अगर लोगे तुम लोग
तो इसको अगर जूम करके देखोगे तो क्या दिखेगा, दैट विल लुक लाइक दिस। ये जो वैल्यू है दैट इज dm, ये जो वैल्यू है dx। तो ये जो थीटा होगा, दैट थीटा tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू dm बाई dx। तो dm बाई dx क्या है, दैट इज द स्लोप ऑफ ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन इज इक्वल्स टू द shear force एट दैट सेक्शन। तो यहाँ पे लिखो स्लोप of the bending moment diagram at any section is equal to the shear force at that section। तो हमें दो इक्वेशन मिल चुका है, एक है तुम्हारा dm बाई dx एट एनी सेक्शन इज इक्वल्स टू v एट दैट सेक्शन। और हमें क्या मिला है, दूसरा इक्वेशन मिला है हम लोगों को कि dv, जो शेयर फोर्स है, dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस w, इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स एट दैट सेक्शन। पहले है कि rate of change of bending moment at any section is equals to the intensity of shear force at that section, and rate of change of shear force is equals to the intensity of loading at that section। अच्छा, ये दो जो इक्वेशन है, दिस टू इक्वेशंस आर वेरी यूजफुल। देखो मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि इस इक्वेशन से हम लोग का बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने, चलो एक बीम लेते हैं, एक कैंटिलीवर बीम लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। इस चीज को समझो कि इस चीज से हम लोग आसानी से नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो से यहाँ पे मान लो कि ये बीम है और एक क्यूवीएल आ रहा है इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड आ रहा है इसके ऊपर। से इसका लेंथ है तुम्हारा एल, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, इसके हिसाब से आ रहा है। नाउ जब हम लोग इसका शेयर फोर्स निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसमें जो रिएक्शन फोर्स आएगा, आर ए का वैल्यू आएगा, ये टोटल लोड के बराबर होगा। तो आर ए का वैल्यू निकालना सीखेंगे, हर एक प्रॉब्लम के लिए देखेंगे, बट इसके लिए देखो कॉन्सेप्ट को कि हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के साथ जो रिलेशन है, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड लोड इंटेंसिटी के साथ, उसके हिसाब से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं बहुत कुछ। तो आर ए कितना हो जाएगा, आर ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि आर ए का वैल्यू हो जाएगा टोटल लोड डब्ल्यू इंटू हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल, सो डब्ल्यू एल बाई टू। यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई टू होगा, यहाँ पे जीरो होगा। नाउ जब हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करने जाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, तो देखो यहाँ पे तो हमें पता है डब्ल्यू एल बाई टू शेयर फोर्स आ रहा है और यहाँ पे जीरो आ रहा है। नाउ इसके बीच में जो कार्व होगा वो कार्व कैसा दिखेगा, एक कार्व तुम्हारा पैराबोलिक कार्व होगा। नाउ पैराबोला ऐसे भी हो सकता है। हम लोग क्या पता है कि यूवीएल के लिए जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है उसका नेचर होता है पैराबोलिक। अभी द क्वेश्चन इज कि ये जो पैराबोला है वो शायद एक नंबर पैराबोला हो सकता है, या फिर ये जो पैराबोला है वो इस टाइप ऑफ दिख सकता है, मतलब कॉनकेव हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है, दो नंबर पैराबोला। नाउ फॉर दिस केस अभी बताओ कि कौन सा पैराबोला राइट पैराबोला होगा इस कंडीशन के लिए। तो ये चीज हम लोग, कोई चीज याद रखने का जरूरत नहीं कि कॉन्वेक्स होगा कॉनकेव होगा, कहाँ कौन सा इक्वेशन आ रहा है, बस वो जो रिलेशन है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, शेयर फोर्स डायग्राम एंड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसी हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमें क्या पता है, यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, हमें पता है कि शेयर फोर्स और या फिर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, पहले इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग लिख लो कि इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग एट एनी सेक्शन इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम। तो डी डी एक्स ऑफ शेयर फोर्स एट दिस सेक्शन। मतलब क्या है कि अगर मेरा इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली स्लोप भी इंक्रीज होगा शेयर फोर्स डायग्राम का। अगर इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग डिक्रीज होगा तो स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स भी डिक्रीज होगा। नाउ इस पॉइंट पे देखो हम लोग से ए टू बी दिख रहे हैं, ए टू बी देख रहे हैं, ठीक है। तो ए टू बी अगर देखेंगे तो ए टू बी क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बताओ तुम लोग। इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। तो जो स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, स्लोप। इक्वेशन हम लोग के पास है,
इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग अगर डिक्रीज हो रहा है और हमें पता है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम एट दैट सेक्शन, सर डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। अभी बताओ कि एक नंबर और दो नंबर इन दोनों कार्व में से किसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है और किसमें स्लोप इंक्रीज हो रहा है। तो स्लोप देख लो, एक नंबर कार्व के लिए यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करो, यहाँ दिखेगा, और यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करो। ऑब्वियसली एक नंबर के लिए दिख रहा है कि स्लोप मेरा इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियसली टेंजेंट भी अगर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे फ्लैट टेंजेंट मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें इंक्लाइन टेंजेंट मिलेगा। तो एक नंबर के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि द स्लोप इज इंक्रीजिंग, बट दो नंबर के लिए हम लोगों को क्या पता है, देखो दो नंबर के लिए यहाँ पे स्लोप इतना बड़ा स्लोप मिलेगा, बट इस जोन पे देखोगे तो ये एकदम छोटा सा स्लोप मिलेगा, राइट। मतलब जो दो नंबर कार्व है उसमें स्लोप ऑफ द डायग्राम इज डिक्रीजिंग। सो फॉर दिस कंडीशन मेरा एक नंबर कार्व सही होगा कि दो नंबर कार्व सही होगा, बताओ। 2 नंबर। दो दो नंबर। नंबर। तो आसानी से देख के समझ गया कि दो नंबर कार्व सही होगा, तो एक नंबर कार्व को हटा दो, तो ये हो गया मेरा शेयरफोर्स डायग्राम, 1 मिनट में ड्रॉ हो गया। नाउ दूसरा चीज, अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सो ऑब्वियसली हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट पता है, कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए लोड इंटू जो डिस्टेंस है, सो हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू एल इंटू इस साइड से कितना डिस्टेंस पे मिलता है हमें, L/3 पे, तो L/3 दैट मीन्स WL²/6। तो इस साइड से जब हम लोग एनालाइज करेंगे तो ये माइनस में आएगा, नीचे की तरफ ड्रॉ करना होगा, वो चीज हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे। बट सेंस की डायग्राम का नेचर कैसा, तो शेयर फोर्स डायग्राम का नेचर कैसा होगा, मिल गया। नाउ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का नेचर कैसा होगा फाइंड आउट करना होगा। सो बेंडिंग मोमेंट के साथ इसका जो रिलेशन था वो क्या था, रिलेशन था कि shear force at any section is equals to the slope of the bending moment diagram at that section, right, bm at that section। now देखो shear force diagram मिल चुका है, shear force क्या दिख रहा है कि a to b शेयर फोर्स का जो इंटेंसिटी है वो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो अभी ये जो कार्व हम लोगों को मिलेगा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कार्व, यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट हमें मिल चुका है WL²/6, कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे बाद में। तो अभी यहाँ पे भी दो नेचर हो सकता है, आइदर ये जो कार्व है वो इस तरह का कार्व हो सकता है या फिर इस तरह का कार्व हो सकता है। तो नाम दे दो कार्व नंबर 1 या फिर कार्व नंबर 2 हो सकता है। तो नाउ यू पीपल टेल मी कि कौन सा कार्व यहाँ पे सही होगा, कार्व नंबर 1 की कार्व नंबर 2। वन सर। कार्व नंबर 1, ओके। क्यों कार्व नंबर 1 क्यों सही होगा, क्यों कार्व नंबर 1 सही होगा, एक्सप्लेन करो। बिकॉज, अच्छा इंटेंसिटी कम हो रहा है सर इसलिए। yes, because the intensity of shear force from A to B is decreasing. That's why the slope of the bending moment diagram also will be decreasing from A to B। अभी इन दोनों डायग्राम से देख के लग रहा है कि यहाँ पे एक का जितना स्लोप था इस पोर्शन पे जाके स्लोप डिक्रीज हो गया। ऑन द अदर हैंड बी में जितना स्लोप था, यहाँ पे बी में जितना स्लोप मिल रहा था 2 नंबर कार्व में, यहाँ पे ज्यादा स्लोप मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों का जो 1 नंबर कार्व है दैट विल बी द राइट कार्व फॉर दिस वन, राइट। ओके, नाउ टेल मी फॉर दिस बीम कैंटिलीवर, पहले वाला कैंटिलीवर क्या था, पहले वाला कैंटिलीवर में तुम लोगों का लोड इस डायरेक्शन से दिया होता WA है, तो इसके लिए SFD और BMD डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लिए थे, SFD और BMD फ्रॉम दैट रिलेशन हम लोग नेचर जाने बस ड्रॉ करना सीखेंगे, कैलकुलेशन भी करना सीखेंगे। तो अब बताओ इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा, तो यहाँ पे एक शेयर फोर्स का वैल्यू मिलेगा, टोटल लोड जितना होता है, सो टोटल लोड WL/2, शेयर फोर्स मिल गया WL/2। नाउ टेल मी द शेयर फोर्स डायग्राम का जो नेचर होगा वो कैसा दिखेगा। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर द ग्राफ कैन बी लाइक दिस और द पैराबोला कैन बी लाइक दिस। 1 नंबर पैराबोला हो सकता है या फिर 2 नंबर पैराबोला हो सकता है। नाउ टेल मी फॉर दिस केस सर कौन सा 1 नंबर पैराबोला होगा। सही एक होगा, नंबर सर। राइट, स्लोप इंक्रीजिंग होगा। because the intensity of loading from A to B is increasing, so the slope of the shear force diagram should be increasing। अभी देखो 1 नंबर और 2 नंबर कौन सा डायग्राम में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, देख लो। एक टेंजेंट ड्रॉ करके भी देख सकता है, यहाँ पे फ्लैट टेंजेंट मिलेगा, यहाँ पे तुम्हारा इंक्लाइन टेंजेंट, दैट मींस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे छोटा छोटा ट्राइंगल, स्मॉल ट्राइंगल ड्रॉ कर लो,
तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा ट्राइंगल ड्रॉ करेगा तो यहाँ पे स्लोप इतना दिखेगा, बट यहाँ पे स्लोप देखो, मतलब दैट मीन्स एक नंबर में स्लोप इंक्रीज हो रहा है, बट 2 नंबर में यहाँ पे स्लोप इतना था, बट यहाँ पे जाके स्लोप छोटा सा हो जाएगा। तो 2 नंबर में स्लोप डिक्रीज हो रहा है। सो फॉर दिस कंडीशन 1 नंबर कर्व विल बी करेक्ट कर्व, बिकॉज इन 1 नंबर पैराबोला द slope of the parabola is increasing. Now tell me what will be the nature of the bending moment diagram? कौन सा होगा? Either that can be this type of parabola or this can be this type of parabola. Say 1 number of parabola, 2 number of parabola. Now tell me in that section which One parabola is the number. right parabola? Which parabola is the right parabola? एक नंबर सर। 1 number parabola right parabola. सर 2 नंबर होगा सर, इंक्रीजिंग हो रहा है ना सर। तुम सर लोग 2 खुद होगा, मतलब 1 है सर, डाउन साइड वाला, 1 होगा। डाउन साइड वाला अभी 1 होगा सर। 1। सो इस प्रॉब्लम में क्या देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, और हम लोगों के पास रिलेशन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स, नॉट द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग। इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल्स टू द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन। अगर एक सेक्शन से ले रहे तो एक सेक्शन पे होगा। तो यहाँ पे देखो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या दिख रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ शेयर फोर्स इज डिक्रीजिंग। दैट मीन्स कि हम लोगों का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कार्व होगा उसका स्लोप भी फ्रॉम ए टू बी डिक्रीज होगा। अभी देखो 1 और 2 नंबर कार्व में किसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है? स्मॉल स्मॉल डायग्राम ड्रॉ कर लो। 2 नंबर के लिए यहाँ पे इतना स्लोप था, यहाँ पे जाके स्लोप इतना हो गया। 1 नंबर के लिए स्लोप यहाँ पे कम था, बट यहाँ पे जाके स्लोप ज्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली जो 2 नंबर कार्व है उसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है। सो फॉर दिस केस 2 नंबर कार्व विल बी द एक्चुअल कार्व फॉर दिस सेक्शन और फॉर द BMD1। सो ये BMD डायग्राम हो गया। सो ये जो दो रिलेशन है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिलेशन से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेचर ऑफ द कार्व कैसा होगा। और नेचर ऑफ द कार्व अगर पता चल गया तो MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन में नेचर ऑफ द कार्व देखो, वैल्यूज तो तुम्हें पता होगा, तुरंत 1-2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं है। ओके ना, चलो और एक प्रॉब्लम देते हैं तो नेचर ऑफ द कार्व क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इन सारे का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे बाद में, बस नेचर ऑफ द कार्व समझने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए बताओ नेचर ऑफ द कार्व कितना होगा? से हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम लिया ए बी, यहाँ पे इंटेंसिटी W किलो न्यूटन पर मीटर है सी पॉइंट पे, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग डायग्राम। यहाँ 0 से चालू हो रहा है, यहाँ 0 से खत्म हो रहा है। तो इसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम का जो नेचर होगा वो क्या होगा? तो इसके लिए RA और RB का वैल्यू ऑपोजिट, अगर हाफ डिस्टेंस पे होगा तो RA और RB का वैल्यू जो होता है WL/4 आता है। कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे बाद में, WL/4। तो इसके लिए हमके बस नेचर चाहिए कि नेचर कैसा होगा। ओके, शेयर फोर्स का और बेंडिंग मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो शेयर फोर्स डायग्राम में दो नेचर हो सकता है, आइदर दिस कर्व कैन बी A to C ऐसे करके चेंज हो सकता है और C to B ऐसे करके चेंज हो सकता है, वन कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? आइदर नाम दे दो A, C और B, और A to C तुम्हारा ऐसे करके चेंज होगा और B to C डाउनवर्ड, लाइक दिस। तो अभी बताओ कि A to C के लिए नाम दे दो, A 1 नंबर कर्व, A 2 नंबर कर्व, A 3 नंबर कर्व, A 4 नंबर कर्व। अब बताओ कि इसमें कौन सा कर्व सही होगा, ब्लू वन और द रेड वन, या फिर नंबर के ब्लू हिसाब वाला से? सर। Blue one. वन। क्यों ब्लू वन? नाउ एक्सप्लेन करो। फ्रॉम A to इंटेंसिटी से बढ़ रहा है। ना, मैं बोल रहा हूँ देखो सुनो, A to C क्या हो रहा है? इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग इज इंक्रीजिंग, सो मेरा स्लोप ऑफ द कार्व शुड बी इंक्रीजिंग। सो 1 और 2 नंबर कार्व में से जो 2 नंबर कार्व है उसी में देखो कि जो तुम्हारा स्लोप है दैट इज इंक्रीजिंग। नाउ फ्रॉम C to B द इंटेंसिटी ऑफ लोड इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स द स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम शुड बी डिक्रीजिंग। अभी देखो 4 और 5 में से 3 और 4 में से कौन सा कार्व में तुम्हारा जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है? ऑब्वियसली ये जो 4 नंबर कार्व है
इसमें डिक्रीज कर रहा है। ट्राइंगल ड्रॉ करके देख सकता है, कोई बात नहीं। सो ऑब्वियसली 2 और 4 नंबर जो कार्व है दैट विल बी द करेक्ट कार्व। सो हम लोग एक इस कार्व को मिटा सकते हैं, तो दैट विल बी करेक्ट कार्व। नाउ बेंडिंग मोमेंट के लिए बताओ कि बेंडिंग मोमेंट का कार्व कैसे बनेगा। सो आइदर द बेंडिंग मोमेंट कार्व कैन बी, सो AC पॉइंट, मान लो AC पॉइंट है, A पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट। तो बेंडिंग मोमेंट, आइदर बेंडिंग मोमेंट कार्व कैसा हो सकता है कि ऐसे गया, ऐसा आ सकता है, और द बेंडिंग मोमेंट कैन बी, डायग्राम कैन बी लाइक दिस वन। तो आप बताओ कि कौन सा कार्व सही होगा, which curve is the right curve? Blue, sir. Blue one, Yes, sir. right? क्यों ब्लू वन? क्योंकि A to C intensity of shear force is decreasing, that means the slope should be decreasing. So जो blue curve है उसमें देखो slope decrease हो रहा है. Now C to B shear force is increasing, the value of shear force is again increasing. So यहाँ पे देखो blue curve में ही तुम्हारा जो slope है वो increase कर रहा है. तो ये जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन से तुम लोग देखो, अभी अगर नेचर तुमको पता चल गया तो यहाँ पे इसके लिए ये नेचर होगा. नेचर पता चल गया तो आसानी से जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा उसमें आसानी से तुम लोग वो निकाल सकता है कि कौन सा डायग्राम इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा. या फिर कोई भी क्वेश्चन में तुम लोग देखो निकाल सकता है WL/4, WL/4 आसानी से निकाल लेगा, WL/4 पॉजिटिव, WL/4 नेगेटिव. बट अभी जब ड्रॉ करेगा तब कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरा ये जो कर्व होगा ये इस टाइप ऑफ पैराबोला होगा या फिर कॉनकेव पैराबोला होगा. सो इस रिलेशन से एक क्लियर हो गया कि ये जो नेचर होगा कर्व का वो किस नेचर से होगा, उसका स्लोप असेंडिंग स्लोप का कर्व होगा कि डिसेंडिंग स्लोप का कर्व होगा. क्लियर, यस और नो? तो आज यही तक रहने देते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर एक बीम के लिए जितना भी डिटर्मिनेट बीम्स है, जैसे कि पहले हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम को लेके करेंगे, सिंपली सपोर्टेड. सिंपली सपोर्टेड के लिए पॉइंट लोड केस में करेंगे, पॉइंट लोड के लिए करेंगे, यूडीएल के लिए करेंगे, यूवीएल के लिए करेंगे और मोमेंट के लिए भी करेंगे. ऐसे ही हम लोग कैंटिलीवर बीम के लिए भी देखेंगे, सेम पॉइंट लोड, यूडीएल, यूवीएल और मोमेंट. तीसरा हम लोग कंटिन्यूअस बीम के लिए करेंगे या फिर ओवरहैंग बीम, कंटिन्यूअस बीम को भूल जाओ, अभी ओवरहैंग बीम के लिए करेंगे. उसके बाद इनडिटर्मिनेट बीम है बट उसमें हाइब्रिड जॉइंट्स प्रोवाइडेड है, मतलब डिटर्मिनेट बना दिया है, बीम्स विथ इंटरनल हिंजेस, उस चीज को करेंगे. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग नेक्स्ट क्लास से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. तो जितना भी टूल्स चाहिए होगा वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं.